नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त हो चला है चुनावी दंगल का। चुनावी गारंटियों का बाजार गर्म। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख उल्टी गिनती इसकी शुरू हो चुकी है और मतदान की तिथि नजदीक आते ही तमाम राजनीतिक दलों ने चुनावी प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। और इसी बीच बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो के जरिए हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में यूसीसी और सख्त नकल विरोधी कानून लागू किए जाने समेत तमाम वादे सत्ता में आने पर पूरे करने का वादा जनता से किया गया है। और आपको बता दें कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां यूसीसी लागू है। वहीं माना यह भी जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार के यूसीसी में उत्तराखंड की झलक भी देखने को मिल सकती है और इसके साथ ही धामी सरकार के सख्त नकल विरोधी कानून की भी झलक केंद्र सरकार के पेपर लीक रोकने के सख्त नकल विरोधी कानून में देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लागू सख्त नकल विरोधी कानून में नकल करते हुए पकड़े जाने पर 10 साल की सजा के साथ ही 10 लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान रखा गया है। और वहीं बीजेपी के मैनिफेस्टो में आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ने और गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना को अगले 5 साल तक निर्बाध रूप से जारी रखने का भी वादा किया गया है, जिससे उत्तराखंड के सभी जो लाखों लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। वहीं उत्तराखंड में बीजेपी ने पार्टी के मैनिफेस्टो का प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पार्टी के मैनिफेस्टो की विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अब समय बेहद कम है। मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे तमाम प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। 2024 के दंगल को जीतने के लिए भाजपा, कांग्रेस समेत तमाम दलों ने पूरी ताकत लगाई हुई है। इस बीच भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो को जारी कर दिया है। भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो के जरिए हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। भाजपा के मैनिफेस्टो में यूसीसी और सख्त नकल विरोधी कानून लागू किए जाने समेत तमाम वायदे सत्ता में आने पर पूरे करने का वादा जनता से किया गया है। उत्तराखंड में भाजपा अपने मैनिफेस्टो को जन जन तक पहुंचा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो हमारा एक लंबे समय से प्रतीक्षा थी यूसीसी कानून की, उत्तराखंड में पहला ऐसा प्रदेश बना है जहां पर यूसीसी कानून लागू हुआ है। वहीं नकल विरोधी कानून की हम यदि बात करते हैं तो नकल विरोधी कानून लागू करने वाला भी उत्तराखंड ऐसा पहला प्रदेश बना है। और मैं सोचता हूँ पूरा देश में जितने भी राज्य हैं वो उत्तराखंड का आने वाले समय में अनुसरण करेंगे। और केंद्र का जो अभी भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र, संकल्प पत्र हमारा जारी हुआ है, उसमें भी इन दोनों मुद्दों को वरीयता के साथ रखा गया है। चाहे हम यूसीसी की बात करें, चाहे नकल विरोधी कानून की बात करें। और मैं सोचता हूँ इस उत्तराखंड में माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को भी एक बड़ा श्रेय देता है। आज की जो प्रेस वार्ता थी वो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो के ऊपर ही थी। मैनिफेस्टो जिस तरह से उन्होंने बनाया 13 दिन के अंदर, जिस तरह से उसे जारी किया, ये सारी चीजें इस बात को दिखाती हैं कि भाजपा का लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई विश्वास नहीं है। तो वो जनभावना के बारे में बात को जानने की कोशिश की है और ना ही उन्होंने पत्रकारों के सवालों को लेने तक की बात की। दूसरी चीज आप ये देखिए कि 2014 और 2019 में जो उनका मैनिफेस्टो था उसमें कहीं भी बातों पे कहीं पे भी भाजपा खरी नहीं उतरती। उन्होंने काले धन की बात की, 15 लाख देने की बात की थी कि 15 लाख आ जाएगा, वो गायब है। 100 स्मार्ट सिटी कहीं दिखाई नहीं देती। बुलेट ट्रेन तो छोड़ दीजिए, जो ट्रेनें हैं वो एक्सीडेंट हो रही है लेकिन सरकार को जवाब देने को तैयार नहीं है, वो पूरी तरह से मिसमैनेज्ड है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने जो वादे जनता से सत्ता में आने के बाद पूरा करने का वादा किया है, उन वादों में से 2 महत्वपूर्ण वादे राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरे कर चुके हैं। इसके तहत यूसीसी और सख्त नकल विरोधी कानून राज्य में लागू है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां यूसीसी लागू है। वहीं माना जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार की यूसीसी
में उत्तराखंड की झलक भी देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही धामी सरकार के सख्त नकल विरोधी कानून की भी झलक केंद्र सरकार के पेपर लीक रोकने के सख्त नकल विरोधी कानून में देखने को मिल सकती है। बता दें कि उत्तराखंड में लागू सख्त नकल विरोधी कानून में नकल करते हुए पकड़े जाने पर 10 साल की सजा के साथ ही 10 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर दिया। एक तरफ तो पूरे उत्तराखंड में बवाल मचाया हुआ था भारतीय जनता पार्टी ने कि कांग्रेस के स्टार प्रचारक खो गए, लेकिन जो लोकतंत्र की आत्मा होता है, जो लोकसभा चुनाव की आत्मा होता है, उस मैनिफेस्टो को निकालने में आपने इतनी देर कर दी। मात्र 4 दिन बाकी हैं और 21 राज्यों में 105 से अधिक सीटों पर चुनाव होने हैं और आप कुंभकर्ण की नींद से आज जागे हैं। कांग्रेस की मैनिफेस्टो समिति दिसंबर 2023 में गठित हो गई थी, 3.25 महीने पहले, और 5 अप्रैल को कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो भी न्याय पत्र के रूप में जारी कर दिया, जिसमें 5 न्याय और 25 गारंटियों की बात प्रमुखता से कही गई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपनी मैनिफेस्टो कमेटी गठित करती है 30 मार्च 2024 को, और मात्र 13 दिन में यह मैनिफेस्टो कमेटी झटमंगनी पर ब्याह करता है और जुमलों की बरसात करता है। पिछले 10 साल का कोई हिसाब किताब नहीं देता, अगले पता नहीं कितने सालों का लक्ष्य रख दिया जाता है। पहले 2022 गोल पोस्ट था, 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, हर सर को छत मिल जाएगी, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा, काला धन वापस आ जाएगा, 100 स्मार्ट सिटीज बना देंगे, 2 करोड़ नौकरियां सालाना देंगे। इस तरह के तमाम जुमलों की बरसात 2014 से लगातार होती रही, लेकिन अब कहा जा रहा है 2047 में भारत को विकसित देश हम बना देंगे। कुल मिलाकर उत्तराखंड में चुनाव की घड़ी नजदीक है। इस बीच भाजपा की ओर से जारी किए गए मैनिफेस्टो को एक ओर जहां भाजपा ऐतिहासिक बताकर राज्य की धामी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार की जमकर सराहना कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भाजपा के संकल्प पत्र को सिर्फ एक जुमला पत्र बता रही है। सवाल यह है कि क्या देश की जनता भाजपा के मैनिफेस्टो पर भरोसा करेगी या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो देवभूमि के दंगल में आज इसी घोषणा पत्र को लेकर चर्चा होगी विस्तार से, क्योंकि कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, 5 न्याय और 25 गारंटी का जिक्र किया है। अब जनता के बीच कौन जनता को कन्विंस कर पाता है या जनता के बीच जाकर वो विश्वास जगा पाता है जो वादे किए गए हैं, या फिर ये सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप है, चुनावी वादे हैं जिससे सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कहा जा सकता है। क्योंकि अब चंद दिन बचे हैं, पहले चरण में ही उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को लेकर चुनाव होना है और ऐसे में बड़ी चुनौती है दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के सामने कि जनता का रुख, जनता का मन, जनता का वोट किस ओर जाने वाला है। और इसी को लेकर हर एक कोशिश, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो चाहे कांग्रेस की तरफ से हो, होती हुई नजर आ रही है। यानी कि अब तो भारतीय जनता पार्टी अपने जो 9-10 साल का लेखा जोखा है वो भी पेश करने में बखूबी एक रणनीति के साथ जुट गई है। हमारे साथ पीसी थपलियाल जी, वरिष्ठ यूकेडी नेता, जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए पीसी थपलियाल जी। साथ ही अरुण शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं एज ए वरिष्ठ पत्रकार। आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत कर लेते हैं पीसी थपलियाल जी से, क्योंकि क्षेत्रीय स्थितियों को बखूबी समझते हैं आप, और इस वक्त जो चुनावी माहौल चल रहा है, या ये कहा जाए भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र सामने आया है, संकल्प पत्र सामने आया है, क्या लगता है जिन 4 स्तंभों पर फोकस किया गया है, चाहे वो महिलाओं का जिक्र किया जाए, बुजुर्गों का जिक्र किया जाए, माफ कीजिएगा, गरीब, किसान, युवा और महिला, ये 4 स्तंभों पर विशेष तौर पर फोकस किया गया है, क्या लगता है? देखिए, हम पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं सुन रहे हैं। हम 2014 से मैनिफेस्टो देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि हर बार के मैनिफेस्टो को जीतते ही भारतीय जनता पार्टी भूल जाती है, वो उस पर अनुसरण नहीं कर पाती है। वहां अकाल पड़ गया है बुद्धिजीवियों का, क्योंकि मोदी जी को ऐसे लोगों की जमात खड़ी कर दी है जिनको नींद प्यारी है, जिनको मतलब ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि
बेचारे उनके नाम पे वोट पड़ जाती है। अब सवाल होता है कि उत्तराखंड में जो मैनिफेस्टो जो इन्होंने मुख्य रूप जिससे कि यूसीसी करके बोल रहे हैं, या सख्त कानून बोल रहे हैं, नकल विरोधी कानून, तो ये जो कानून है नकल विरोधी, ये हिटलरी कानून है। मतलब जो विजनरी गवर्नमेंट होती हैं, ये लीडरशिप होती है, वो ऐसी नीति बनाती है कि जिससे कि सिस्टम में फूल प्रूफ सिस्टम बने। आप ये देखिए कि अगर पहले रेलवे में पूरी ब्लैकमेलिंग टिकट होती थी, तो वो केवल अगर कोई ये बोलता कि कोई टिकट ब्लैकमेल करेगा तो हम उसको 10 साल की सजा दे देंगे, उससे नहीं सुधरता सिस्टम सुधरा नीति बनाने से। इस सिस्टम इस तरह से बन गया कि आज कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। इस तरह से आप मर्डर केस देखिए कि हत्या कांड में कितनी सख्त सजा है, फांसी तक की सजा है, लेकिन उसके बावजूद भी हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है। यानी कठिन कानून से कभी भी समस्याओं का हल नहीं होता है, और वो भी विद्यार्थियों के ऊपर। यानी हर आदमी, अगर वो तो किस्मत, मतलब उत्तराखंड के लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन जो कानून बना है, ठीक है, आपने कहा एक सख्त कानून विद्यार्थियों पर लागू नहीं होना चाहिए। नकल विरोधी कानून को लेकर 10 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना लगाया गया है। ये नकल विरोधी कानून के दायरे में मैडम, ये छात्र वो भी तो देख रहे हैं कि जो अपराधी थे वो बैठे हुए हैं कुर्सियों पे, राजा बन के बैठे हुए। हर कोई जानता है कि प्रेमचंद अग्रवाल ने बैकडोर एंट्री की, भर्तियां किया, इवन सिस्टम तोड़ा, एक अधिकारी बना दिया एकदम से जो नहीं बना सकते थे। उसके बावजूद भी वो व्यक्ति सत्तासीन है, तो क्या इनके दो रूप नहीं है? यूसीसी में आप देखिए, एक कौम के लिए उन्होंने पूरा जान लगा दी, लेकिन दूसरी ओर जो ट्राइबल्स जिनके ऊपर, उनको क्यों छोड़ दिया? तुम्हारे यूनिफॉर्म सिविल कोड रहा ही कहां? तो इन तमाम सवालों का जवाब इस समय जनता मांगेगी। इनके पास कोई भी ऐसा प्रारूप नहीं है जो जनता के लिए, जिसमें जनता विश्वास कर सके। इनका एक हाइडिंग एजेंडा होता है, क्योंकि सब जानते हैं, इन्होंने अपने भक्तों को बता रखा है कि अभी मथुरा बाकी है, अभी ज्ञान व्यापी है। तो ये डबल एजेंडा, यानी पर्दे के पीछे का मैनिफेस्टो कुछ और है, अब पर्दे के आगे का मैनिफेस्टो जो आज हमने देखा, जिसमें कि उन्होंने पत्रकारों तक के सवालों का जवाब नहीं दिया। अरुण शर्मा जी से जान लेते हैं, प्रतिक्रिया बेहद मायने रखती है, क्योंकि वो तमाम जटिल मुद्दे रहे हैं। चाहे हम धारा 370 का जिक्र करें, चाहे हम राम मंदिर का जिक्र करें, वो बात अलग है कि कहते हैं राम के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन हर एक राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं धर्म के नाम पर राजनीति, और धर्म और राजनीति जो है मिक्सअप हो गया है, मिक्सअप राजनीति है। तो ये जो संकल्प पत्र सामने आया है, अरुण शर्मा जी, क्या लगता है? और जो थपलियाल जी कह रहे थे, सख्त नकल विरोधी कानून को लेकर जो प्रावधान रखा गया है, सख्त कानून है, ये हिटलर शाही कानून है। सोनी जी, थपलियाल जी जब भी बात करते हैं तो मुझे लगता है वो एक पक्षी हो जाते हैं। उनको सरकार का विरोध करना है और किसी भी प्रकार और किसी भी हद तक जाकर विरोध करना है, ये लगता है। ठीक है, नकल विरोधी कानून लागू हुआ, लेकिन वो किसकी भलाई के लिए? क्या वो आम जनता की भलाई के लिए हुआ, या उन छात्रों की भलाई के लिए हुआ कि जो कम से कम जब परीक्षा दे तो उसमें किसी प्रकार की नकल ना करे, ईमानदारी से परीक्षा दे, ईमानदारी से रिजल्ट आए और ईमानदारी से सिलेक्शन हो जाए। अच्छा, इस कानून की भी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे यहाँ लगातार जो यूके SSSC भर्ती की घोटाले आए सामने, उनमें लगातार ये आया कि एक माफिया तंत्र काम कर रहा है, और वो माफिया तंत्र छात्रों को नकल करा रहा है। और वो जब लगातार लोग पकड़े गए और वो किसी तरह से रुका नहीं, तो उसके बाद जरूरत महसूस की गई कि ऐसे कानून की कि जिससे कम से कम इन चीजों पर एक डर हो, अंकुश लग सके। अब अगर वो अंकुश लग रहा है, अब वैसे तो हम बात करें कि सड़क में चलने के, चाहे हम 2 व्हीलर से चले या 4 व्हीलर से चले, दुनिया भर के कानून है।
उसके बावजूद इस देश की 87% जो एक्सीडेंट होते हैं वो रॉन्ग साइड आने वालों से होते हैं। तो क्या वो कानून रद्द कर दे क्योंकि एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसमें मौतें भी हो रही है, चोट भी लग रही है? ये निहायत एक छोटी सोच की राजनीति है जो हम बड़े परिप्रेक्ष्य में नहीं देखते। जहां लाखों लोग परीक्षाओं में शामिल होते हैं तो उन लाखों लोगों के लिए कम से कम कोई एक कानून होना जरूरी था जिससे परीक्षाओं में नकल करने पे अंकुश लग सके। अगर थपलियाल जी को याद हो तो एक जमाने में उत्तर प्रदेश में जब बहुत नकल होती थी और राजनाथ सिंह वहां शिक्षा मंत्री बने थे तो वहां भी नकल विरोधी कानून आया था और जिसके बाद नकल पे खासा अंकुश लगा। और आज तक देखिए गाहे बगाए, अभी थोड़े दिन पहले हम न्यूज देख रहे थे जब दीवारों पे चढ़ चढ़ के किसी बिहार के किसी स्कूल में नकल कराई जा रही थी। ये तमाम चैनलों में आई थी वो खबर। तो अगर वहां भी ये सख्ती होती तो शायद उस तरह की घटनाएं पुनरावृत्ति ना होती घटनाओं की। लेकिन क्योंकि कानून है तो कानून वो सबके लिए है, किसी एक पक्ष के लिए ऐसा नहीं है कि वो कानून केवल कांग्रेस के छात्रों के लिए या समाजवादी पार्टी के छात्रों के लिए या बसपा के छात्रों के लिए, वो तमाम लोगों के लिए एक ही कानून है। दूसरी चीज, जैसी बात हुई यूनिफाइड सिविल कोड की, तो निश्चित तौर पर देखिए अगर उसमें गलती क्या है, ये देवभूमि है। अगर हम इसको देवभूमि का दर्जा बरकरार नहीं रखना चाहते हैं या उसकी दिशा में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर हम कुछ भी तर्क दे दें, वो दुनिया में कहीं भी तर्क हो सकते हैं। या उस कानून में किसी को ये तो नहीं मना किया कि उत्तराखंड में नहीं रहेगा, उस कानून में ये भी नहीं मना किया कि शादी नहीं होगी, लेकिन कुछ प्रावधान कर दिए हैं कि अगर आप लिव इन रिलेशन में भी रहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जिससे सरकार को ये पता लग सके कितने लोग। बिल्कुल, लेकिन विपक्ष का ये मानना है कि भाई उत्तराखंड की जरूरत नहीं है, यूसीसी उत्तराखंड की जरूरत नहीं है। और पीसी थपलियाल जी से हम पूछना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र सामने आया उसमें आपने बखूबी जो प्रतिक्रिया रखी उससे भी इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन कांग्रेस का जो घोषणा पत्र सामने आया 5 न्याय 25 गारंटी 25 की, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, वो विश्वास आम जनता के बीच जगा पाएगा ये घोषणा पत्र? नहीं, ये नहीं अफेक्ट कर पाएगा क्योंकि इन्होंने बहुत ही ज्यादा जिस तरह से जो स्थितियां इस राज्य में हैं और जो देश की अर्थव्यवस्था जिस तरह से ढर्रे में जा चुकी है, और जो कोई भी अर्थशास्त्री होगा, आपने देखा है कि अभी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रही हैं उनके पति ने क्या बताया इस देश की अर्थव्यवस्था के। इस अर्थव्यवस्था को चाक चौबंद करना ही एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको शायद नजरअंदाज किया है कांग्रेस ने, क्योंकि उनको अभी तक ये नहीं मालूम, शायद उनको यही है कि जो जनता ये समझ रही है कि 7वें आसमान में इतनी बड़ी इकोनॉमी इस देश की बढ़ रही है, ऐसा नहीं है। ये देश बहुत ही खतरनाक मोड़ पे जा चुका है, ले जा चुके हैं इस लोग को। और जिस तरह से जो अगर ये चुनाव है, ये चुनाव एक बहुत टर्निंग पॉइंट है और इस टर्निंग पॉइंट में लोग जनता जितना, अगर आपने बारीकी से अगर उत्तराखंड में देखा होगा तो जनता उसके उस पर नहीं जा रही है मैनिफेस्टो पे कि कांग्रेस का क्या मैनिफेस्टो है, भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है। जनता ने अपने मुद्दे खड़े कर दिए। आप ये देखिए, उन मुद्दों का जवाब चाहती है और ये जो है ये जवाब ही दे रहे। भारतीय जनता पार्टी के जितने आपने देखा होगा कि वे मोदी जी के कंधों पे चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी जी के उस जनसभा चल रही है और उम्मीदवार सो रहा है, तो कितनी निश्चिंता डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं। ठीक है, बीच में इंटरप्ट मत करिए। ठीक है आशीष सैनी जी, हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो भी उत्तराखंड के मुद्दों पे कुछ बोले। आफ्टर ऑल उत्तराखंड का ये मुद्दा चाहिए राष्ट्रीय चुनाव है, लेकिन जो सीमांत क्षेत्र है, सीमांत क्षेत्र की अनदेखी नहीं की जा सकती। बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ और भी 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता आशीष सैनी जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रतिक्रिया आपसे भी ले लेते हैं कुंवर जपेंद्र जी
क्योंकि लगातार जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी हुआ है उसको लेकर विपक्ष इसे जुमला करार दे रहा है। क्या लगता है बीजेपी का जो घोषणा पत्र है वो विकसित भारत के लिए मोदी की गारंटी पर आम जनता का विश्वास जगा पाएगा? आम जनता में विश्वास जगा हुआ है। विपक्ष मैनिफेस्टो को जुमला कह रहा है और जनता पूरे विपक्ष को जुमला मान के चल रही है, तो विपक्ष इस सच्चाई को क्यों नहीं समझता? ठीक है, आप आलोचना करना आपका अधिकार है। अब आप मुद्दावहीन दल हैं। पूरा चुनाव अगर आज देश पे माहौल देखा जाए तो माहौल ये है 400 के पार कितने। प्रधानमंत्री के कहे हुए एक एक शब्द के ऊपर देश की जनता, देश का वोटर ध्यान दे रहा है। और इसमें सबसे बड़ी अचंभे वाली बात यह है कि इसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कैडर ही नहीं, जो अन्य दलों के वोटर भी हैं जिन्हें वो अपना कैडर वोट कहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की चर्चा करते हुए नजर आ जाते हैं चौक चौराहों पर। जब आपस में बैठ के चर्चा होती है और सब कहते हैं कि भाई इस बार देश के अंदर हमें ये लगता है कि ये चुनाव 400 पार का चुनाव है और जो पिछले 10 वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड है केंद्रीय पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का, केंद्रीय सरकार का और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो जो कहा है उसमें 100% कार्य उन्होंने किए हैं। तो देश की जनता क्यों नहीं विश्वास करेगी? देश की जनता विश्वास कर रही है। अब विपक्ष का एक अपना हो हल्ला है। अगर ये इतना भी हो हल्ला नहीं करेंगे तो इनकी विपक्ष में रहने की सार्थकता कहां रह जाएगी? ठीक है, ऑन स्क्रीन इनके पास चीखने चिल्लाने के लिए पूरा समय मीडिया इन्हें देता है, तो ये अपना काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी अपना काम कर रहे हैं। ठीक बात है। बिल्कुल, जनता को कन्विंस कौन कर पाता है, क्योंकि चुनौती दोनों ही पार्टियों के सामने है, और कौन इस चुनौती पे खरा उतर पाएगा? किसका घोषणा पत्र, किसके दावे, किसके वादे? क्योंकि एक शीर्ष नेतृत्व के तहत, एक ठोस रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी भी अब चुनावी मैदान में है, प्रचार प्रसार के साथ उन उपलब्धियों को भी गिनाने का काम कर रही है। और दूसरी तरफ अगर विपक्ष का जिक्र किया जाए तो विपक्ष भी पूरी तैयारी और जीत का दावा करता हुआ नजर आ रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक से वापस लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। देवभूमि के दंगल में चर्चा कर रहे हैं चुनावी प्रचार प्रसार और उन तमाम राजनीतिक मुद्दों को लेकर, घोषणा पत्र में किए गए वादों को लेकर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आशीष सैनी जी, कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। आशीष सैनी जी का रुख कर लेते हैं। आशीष जी, क्योंकि जैसे ही संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का जारी होता है तो भाई कांग्रेस इसे जुमला करार देती है। क्या लगता है मोदी की जो गारंटी है या जो संकल्प पत्र में वादे किए गए हैं, पूरा फोकस, पूरा विश्वास आम जनता का नजर आएगा? एक तरफ आपका 5 न्याय 25 की गारंटी, तो किसकी गारंटी पे जनता को भरोसा होगा? आशीष जी, आप सुन पा रहे हैं? सभी को मोदी जी की गारंटी पे भरोसा है। आशीष जी को शायद आवाज नहीं मिल पा रही है। चलिए दोबारा से संपर्क करने की कोशिश। जी सुन पा रहे हैं, कंटिन्यू। नहीं, मेरी आवाज आ पा रही है? सुन पा रहे सर, कंटिन्यू। हाँ जी, आदेश जी, आपसे यही सवाल कि क्या लगता है किसका घोषणा पत्र, क्योंकि आप 5 न्याय और 25 गारंटी का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर मोदी की गारंटी, तो अब किसकी गारंटी पर जनता विश्वास करेगी और कौन जनता को कन्विंस कर पाएगा, क्योंकि बड़ी चुनौती है। 400 पार का नारा केवल एक नारा है जी। आधार इस सरकार के, इस पार्टी को चलाने वालों के पास नहीं है। यह केवल लोगों को भरमाने के लिए है कि किस प्रकार से ईवीएम की लूट करने की तैयारी इन्होंने कर ली। इसलिए इस सरकार पर हमारा भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि ईवीएम से लेकर, चंदे से लेकर, सीबीआई, ईडी सब कुछ लेने के बावजूद भी, और कांग्रेस के या दूसरे दलों के जो नेता हैं जिन पर इन्होंने खुद भ्रष्टाचार का आरोप लगाया,
उनसे क्या उनसे जब ये यहाँ पर लेके आते हैं तो 400 पार का नारा केवल एक खोखला बात दिखाई देती है, क्योंकि भाजपा के प्रवक्ता जब डिबेट में आते हैं तो इनके पास एक भी ऐसा मुद्दा नहीं है जो बता सके कि 10 साल में मोदी जी ने ये काम किया है। इन्होंने बेचा तो बहुत कुछ है, बर्बाद बहुत कुछ किया, लेकिन बताने के लिए कुछ नहीं है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि डिबेट में करने क्या आते हैं, जो व्हाट्सएप में डाटा आता है उसको यहाँ पे आके बोल देते हैं। प्रश्न का उत्तर इनके पास है ही नहीं कहीं भी। ठीक है, आप अपना सवाल पूछिए, जवाब देने के लिए जपेन जी बैठे हुए हैं। नहीं, जपेन जी के पास जवाब नहीं है ना, वो तो अभी नए आए हैं भारतीय जनता पार्टी में। इतनी दयनीय तो नए शामिल हुए अभी कुछ दिन पहले शामिल हुए, कुछ दिन पहले ये उत्तराखंडी थे, अभी ये भारतवासी हो गए। ठीक है आशीष जी, लेकिन इसके साथ साथ विपक्ष को भी अपनी रणनीति बतानी होगी कि वो किस रणनीति के साथ जनता के बीच जा रहा है, पैठ बना रहा है। जो 5 न्याय और 25 गारंटी का जिक्र किया गया है, तो जनता को कन्विंस करने के लिए किस तरीके की रणनीति है विपक्ष की, ये भी बताना होगा। हमारी रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है। हमने वो सारी बात लोगों के आशीष जी ले लोगों को बताया कि हम 5 गारंटी उनके 25 साल में लेकर बीच में बैठे हैं। बीजेपी बताया ना, इनका मैनिफेस्टो इनको याद भी नहीं हुआ होगा अभी कल जो है, लेकिन 2014-2019 का मैनिफेस्टो भी कूड़े के ढेर में पड़ा है। मैनिफेस्टो की बात नहीं करेंगे, आप वादे की बात नहीं करेंगे, जो वादे आपने किए वो पूरा नहीं करेंगे, और फिर कहेंगे 400 पार। 400 पार किस लिए चाहिए आपको? क्या 330 में कोई कमी रह गई थी आपको? ऐसा कौन सा काम है जो आप 330 में नहीं कर पाए, अब 400 पार में करेंगे? केवल देश को भरमाने के लिए। ऐतराज किस बात से है? ऐतराज किस बात से है आशीष जी? चलिए ठीक है, जपेन जी से जवाब ले लेते हैं इस बात का। आपकी आवाज क्लियर नहीं मिल पा रही है, जपेन जी से जवाब लेते हैं इस बात का। जी जपेन जी। कांग्रेस के 5 न्याय की बात कर रही है, कांग्रेस के 5 न्याय। तो भाई देश की जनता आपसे 5 न्याय मांगती तो आ रही है, सन 64 से मांगती आ रही है। अरे 64 को छोड़िए ना, आप बात क्या कर रहे हैं? आप अपने मैनिफेस्टो के बारे में बात कीजिए, आप अपने मैनिफेस्टो के बारे में बात कीजिए ना। ये क्या इधर की कहानी लेके बैठ जाते हैं आप बताइए कि आपके पास क्या वादे हैं, क्या काम आप करेंगे, और क्या काम आपने किए जिनके नाम पर वोट मांग रहे हैं। आप जो काम आपने किया है उस पर वोट मांगिए, जो काम किया है उस पर वोट मांगिए ना। शर्म महसूस होती है कि प्रधानमंत्री का नाम आते ही, प्रधानमंत्री के कार्यकाल पर शर्म महसूस हो रही है तो बात अलग है। प्रधानमंत्री के नाम पर आपको शर्म महसूस होती है तो आपको प्रधानमंत्री के कार्यों पर, प्रधानमंत्री के नाम पर यदि शर्म महसूस होती है तो आप, आपकी पार्टी आपको मुबारक। ये देश अब इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में नई सरकार बनाने जा रहा है और आपको सत्ता से उखाड़ कर बाहर फेंक रहा है। हिंदू कश्मीर कहाँ घुस गए? आप जरा दिल्ली तो आइए, आप जरा भाजपा कार्यालय पर तो पहुंचिए। न्याय दिया, दूसरा न्याय 84 के अंदर मत पढ़िए, ये सबका मत पढ़िए। काम की सरकार खड़ी रही, अलगाववादियों के साथ आपने साजिश रचकर कश्मीर को अलग करने का प्रयास किया। इस तीसरे न्याय को देश की जनता मांग रही है। भ्रष्टाचार का जो आपने ये दर्श पूरे देश को दिया, और भ्रष्टाचार की आपने ऐसे ऐसे कारनामे करे जो आज भ्रष्टाचारी क्या 5 भ्रष्टाचारी कार्यालय में बैठे भारतीय जनता पार्टी के नाराज हो जाएंगे, गुनाहगार बन गए हैं और न्याय की बात करते हैं। आपके मुंह से 5 न्याय तो दूर की बात है, आप इस देश की जनता को एक न्याय नहीं दे पाए। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अरे आप अपना बताइए ना, अपने बताने में क्या शर्म महसूस होती है? अपने मैनिफेस्टो बताइए, क्या है मैनिफेस्टो में? अपने मैनिफेस्टो आपको पढ़ने के लिए मिला है या नहीं मिला है? मैनिफेस्टो पढ़ने के लिए मिला है या नहीं मिला है, ये बताइए पहले। ठीक है आशीष जी आपकी वॉइस क्लियर नहीं मिल पा रही है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। कुंवर जपेन जी आपका रुख करेंगे, थपलियाल जी का रुख करें, उससे पहले अरुण शर्मा जी का रुख करेंगे। अरुण शर्मा जी, एक तरफ 5 न्याय और 25 गारंटी का जिक्र, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का यानी कि मोदी की गारंटी और उन 10 जो बड़े वादे हैं संकल्प पत्र में उनका जिक्र किया गया। तमाम ऐसी योजनाएं जिन पर काम किया गया, चाहे वो जीरो बिजली, हालांकि इस पर खरगे का बयान भी सामने आ जाता है कि हम करें तो रेवड़ी और आप करें तो बिजली मुफ्त। इस तरीके के आरोप और प्रत्यारोप के बीच जो असल मुद्दे हैं
क्या उन मुद्दों पर बात होगी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से? देखिए सोनी जी, अगर हम मुद्दों की बात करें तो बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य ये मेन मुद्दे होते हैं किसी भी चुनाव में। लेकिन इस चुनाव में ये लगता है कि ये मुद्दे कहीं भटक गए हैं और उसकी बजाय और चीजों ने उसकी जगह ले ली है। निश्चित तौर पर भाजपा जितनी भी है ये मोदी के नाम पे वोट मांग रही है, मोदी के कामों पे वोट मांग रही है। लेकिन कांग्रेस अपनी जो मैनिफेस्टो निकाला है उसमें जो इन्होंने 5 न्याय वाली बात की है वो ठीक है। देखिए, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के नाते ये कांग्रेस की ड्यूटी भी थी कि वो जनता को कम से कम ये विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाए कि कांग्रेस जनता के लिए सोच रही है, उसकी दिशा में आगे बढ़ के काम करेगी। अब वो सरकार किसी बनेगी क्या बनेगी ये तो 4 निश्चित होगा, लेकिन एक कांग्रेस को जरूर करना चाहिए प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते, और वो कर रही है। और ये अच्छी बात है, इस देश के लोकतंत्र की अच्छी बात है कि कम से कम हमें इस तरह के प्लेटफॉर्म मिलते हैं जहां हम अपनी अपनी बातें प्रमुखता से कह पाते हैं, और उन बातों का जनता में क्या असर होता है वो 19 अप्रैल को सामने आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल 19 अप्रैल को चूंकि वोटिंग होनी है, मतदान होना है और 4 जून को रिजल्ट आना है, तो तब तक के थोड़ा सा इंतजार तो करना होगा। लेकिन जो चुनावी माहौल चल रहा है और ऐसे में जो बयानबाजी का दौर और आरोप और प्रत्यारोप और कौन घोषणा पत्र या संकल्प पत्र में जो वादे और दावे किए गए हैं, इन कसौटी पर, इन वादों पर कितना खरा उतरेगा, इसको लेकर ये चर्चा भी बेहद मायने रखती है। पीसी थपलियाल जी का रुख कर लेते हैं। पीसी थपलियाल जी, क्योंकि कांग्रेस के न्याय का अगर जिक्र करें या गारंटी का जिक्र करें, आपने देखा होगा अभी सीएम योगी आदित्यनाथ रुड़की पहुंचे हुए थे। सीएम योगी आदित्यनाथ या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है या जनता के बीच ये कहा जाए जिस तरीके का एक तालियों की आवाज आती है या उन तमाम मुद्दों को, उपलब्धियों को मंच से गिनाया जाता है, आगे के लिए क्या कुछ रोड मैप होगा उसको लेकर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी रुड़की में देखा होगा सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे होते हैं, वहां पर एक बच्चा भी उन्हीं की वेशभूषा में मंच में उपस्थित होता है। तो इन सारी चीजों को कैसे विपक्ष टक्कर देगा या विपक्ष का कोई भी बड़ा नेता कैसे आम जनता के बीच में जाएगा और किस तरीके से, क्योंकि वो माहौल अभी नजर नहीं आ रहा है, वक्त बेहद कम बचा है। लेकिन दूसरी ओर आपने देखा होगा कि जिस तरह से कल एक मीडिया आया, देहरादून में भी आया मीडिया हाउस और ऋषिकेश में भी आया, और उसमें क्या हालत जनता ने की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की या उनके प्रचारकों की, बहुत बुरा हाल था। और जिस तरह से चैनल वालों को वहां से भागना पड़ा और ये महसूस किया कि किस तरह से जनता आक्रोशित है। तो जब जनता आक्रोशित होने लग जाए तो ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं जो सत्तासीन लोग हैं उनको लग जाना चाहिए भनक। लेकिन यहाँ भनक लगने की सवाल नहीं है, क्योंकि ये 1 मैन शो है। भारतीय जनता पार्टी 1 मैन शो है, और 1 मैन शो में आज जो आदित्य नाथ जी के मंच पे अगर कोई बच्चा आता है तो ये भावनात्मक ढंग से जनता को, क्योंकि हम लोग सीधे साधे देवभूमि के लोग हैं, सब जानते हैं इस बात को, और इस सीधे साधे लोगों को भ्रमित करने का जो काम बखूबी से भारतीय जनता पार्टी करती आई है। और उन्होंने आजकल हमारी महिलाओं को साड़ियां भी दे रखी हैं और नाच रही हैं हमारी महिलाएं, हेलीकॉप्टर में जा रही हैं लोग। तो मतलब सवाल ये उठता है कि जिस तरह से जो जनता के सवालों का जवाब, और यहाँ पे आप ही देखिए कि मतलब वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते भी एक आदमी प्रोटेक्ट कर रहा है कि कठिन कानून बहुत जरूरी है। कठोर कानून छात्रों के लिए जरूरी है, हाकिम सिंह के लिए जरूरी नहीं है, प्रेमचंद अग्रवाल के लिए जरूरी नहीं है, और तमाम उन लोगों के लिए जिन्होंने इन नौकरियों को बेचा है उनके लिए जरूरी नहीं है। छात्रों के पीठ पे चाबुक मारो जिनको की अकल तक नहीं होती है कि मेरे को क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। ऐसे अगर हम एल्डर समझे और अपने बच्चों को न अनदेखी करते हुए और सत्ता की भूख में किसी को यहाँ पे पैरवी करें तो हमें शर्मसार करना चाहिए।
नकल को रोकने अगर के कोई लिए बोले, कैसा कानून बनाया जिसमें जाना आप चाहिए? पीसी थपलियाल जी, नकल को रोकने के लिए कैसा कानून बनाया जाना चाहिए? नकल को रोकने के लिए जो ये माफिया हैं, इनके लिए फांसी की सजा होनी चाहिए। जो आदमी इस गिरोह को संचालित करते हैं उनको उम्र कैद के कम सजा नहीं होनी चाहिए। और वो जो हमारे खाने पीने में यहाँ आके देख रहा हूं कि क्या आप यूरोप में जाइए, किस तरह से उन्होंने सिस्टम बनाया है मैडम। एक आदमी अगर बेल्ट नहीं पहनता तो निश्चित रूप से प्राइम मिनिस्टर भी, हमारे देश के नेताओं ने सिस्टम को चकनाचूर कर दिया है। अपने लिए नहीं, जनता के पीठ पे चाबुक मारो, अपने लिए इनके लिए कुछ नहीं है। जब तक ये लोग अपने लिए कठोर कानून नहीं बनाएंगे। आज हिंदुस्तान में क्या बच्चों को दे रहे हैं हम, क्या दे रहे हैं? प्रदूषित हवा, प्रदूषित पानी, प्रदूषित खाना। हम शर्म आनी चाहिए इन सरकारों को जो यहाँ पे स्वर्ग का सपना दिखाते हैं, लेकिन प्रदूषण, विचारों में भी प्रदूषण, नफरत की राजनीति ने इस देश को जर्जर कर दिया है मैडम, जर्जर कर दिया है। और ये देश जिस तरफ जा रहा है, ये जो यहाँ पे बातें कर रहे हैं हम लोग, हम नहीं समझ रहे हैं कि देश कहाँ की ओर जा रहा है। ये विखंडित होने की तरफ जा रहा है, जहां की दो भारत लगातार बन रहे हैं। और इस दो भारतों को एक भारत करने का जिम्मा आज जो नेता उठाने में लग रहे हैं, आपने देखा नहीं कि अब जपेन जी से जवाब लेते हैं इस बात का। ठीक है थपलियाल जी, आपका रुख करेंगे। जपेन जी से इस बात का जवाब ले लेते हैं। जो नकल विरोधी कानून बनाया गया, इसके तहत जो जुर्माना और सजा का प्रावधान रखा गया कि 10 साल की सजा और 10 लाख जुर्माना, तो थपलियाल जी के हिसाब से ये नहीं होना चाहिए। देखिए, उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बना है जहां नकल विरोधी कानून को लेकर आगे काम शुरू हुआ और उसे कानून बनाया गया है। अब ये अलग चीज है कि थपलियाल जी को लगता है कि इसमें सजा का प्रावधान कम है और सजा कड़ी होनी चाहिए। और अभी हमने जो 2 मिनट थपलियाल जी बोले, नहीं उसके साथ साथ जुड़ा हुआ जपेन जी एक सवाल और था थपलियाल जी का, या विपक्ष के तमाम नेताओं का आरोप कह लें या सवाल कह लें कि सिर्फ एक पक्ष के लिए क्यों सजा, या कानून बना है तो वो सभी के लिए बराबर होना चाहिए। हाकम सिंह का भी जिक्र किया थपलियाल जी ने। देखिए, इसमें जब कानून बना तो क्या वहां उस कानून में ये लिखा गया है कि हाकम सिंह इस कानून से बाहर है? कानून सबके लिए बनता है। ये सिर्फ हम लोगों की एक अपना सोचने का तरीका होता है। कानून सबके लिए बनता है। नहीं है सर, थपलियाल जी 2 मिनट, हम 2 मिनट चाहेंगे माफी से। और हाकम सिंह भी जेल गया और हाकम जैसे और बहुत से हाकम जेल जाने की तैयारी में, बहुतों को भेजा भी गया। और थपलियाल जी ने जिन सामाजिक मुद्दों की ओर इशारा करा, तो उसके लिए अकेले नेता या सरकार जिम्मेवार नहीं है, उसके लिए हम भी जिम्मेवार हैं, जनता भी जिम्मेवार है। अगर हम जनता के रूप में अपने आप को माने, थपलियाल जी ने अभी बेल्ट का जिक्र करा, ड्राइविंग का जिक्र करा, तो जब हम अपने देश से प्रेम करते हैं, हमें अपने देश के कानून से प्रेम होता है, अपने देश के कानून का हम सम्मान करते हैं, और ये लाइफ में एक डिसिप्लिन होता है सबसे बड़ा। हमारे देश के अंदर जो फौजी है, फौज की नौकरी के बाद रिटायर हो जाता है और मरते दम तक वो अनुशासित रहता है। तो अनुशासित रहता है, तो इस तरह ये देश की जनता, देश के नेताओं, देश के अधिकारियों, सभी राजनीतिक दलों से जुड़े राजनीति में पॉसिबल नहीं है जपेन जी। यहाँ पर बैठकर कह देना बहुत आसान है, लेकिन इसे फॉलो करना बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाएगा राजनीतिक पार्टियों के लिए। तो वो डिसिप्लिन राजनीति में तो फॉलो नहीं हो सकता है और इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अरुण आशीष जी का रुख करेंगे। आशीष जी, जो 5 न्याय और 25 गारंटी का जिक्र किया जा रहा है, इसको लेकर क्या कुछ विपक्ष का रोड मैप है? देखिए, हमारा ये कहना है कि 5 न्याय और 25 गारंटी ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। हमने देश की जनता के सामने रखा है और देश की जनता का जो आवश्यक समर्थन है जिससे बहुमत में आ सके, वो हमारे सामने आ रहा है। लेकिन जो पार्टी साल से बैठी है, मैनिफेस्टो पर बात क्यों नहीं करती? वो कभी भी मैनिफेस्टो की बात नहीं करेंगे, कभी नहीं बताएंगे देश को कि हम आपके सामने कौन से वादे हम पूरे कर चुके हैं और कौन से काम है जो हम करने जा रहे हैं। नंबर 1 बात। दूसरे, देश के भारतीय जनता पार्टी इसलिए तो अपनी उपलब्धियां गिनाने में जुटी हुई है जी। देश के एक वर्ग द्वारा आते हैं जपेन जी, केवल 400 पाया जा रहा है।
लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि महंगाई और भ्रष्टाचार पर कौन बात कर रहा है। भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लेकर वॉशिंग मशीन में धोने वाले लोग ईमानदार कैसे हो गए, और आज ये लोग किसी भी मुद्दे पर बात करेंगे। मैं आपके सामने बैठा हूँ, किसी भी मुद्दे पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री ने जिस चीज को फिलहाल बैठकर अपनी योजना बताया है, वही योजना एक घोटाला, वही योजना एक भ्रष्टाचार निकली है। और प्रधानमंत्री ने इलेक्टोरल बॉन्ड को देश की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया कि हम काले धन पर नियंत्रण करेंगे, और वही काले धन का सबसे बड़ा ध्वजवाहक हो गया। इसलिए प्रधानमंत्री की हर बात देश के लिए घोटाला साबित हो रही है। देश का करोड़ों लाखों करोड़ रुपए इकट्ठा करके ये अपने उद्योगपतियों की जेब में डाल चुके हैं। और जिन लोगों को, देशवासियों को ये भ्रम है कि प्रधानमंत्री ईमानदार है, ये प्रधानमंत्री 4 लाख करोड़ से ऊपर का घोटाला कर चुके हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि अक्षय कुमार ने भारत के सैनिकों के लिए एक वेलफेयर फंड बनाया जिसमें 250 करोड़ रुपए आए। आज वो 250 करोड़ रुपए कहाँ खर्च हुए हैं कोई पता नहीं है, वो सब आरटीआई के दायरे से बाहर है। तो प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार का ऐसा मॉडल किया है खड़ा, जिससे पूरा देश एक साथ लूटा जा रहा है। और मैं कहूंगा कि देश में ईडी, सीबीआई और ये सब लोग जब से इनके पालतू बनकर काम कर रहे हैं, इन्होंने न्याय की अवधारणा समाप्त कर दी और केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक जो द्वेष से केवल ये काम कर पा रहे हैं। और आज जो जांच होनी चाहिए, पीएम केयर फंड की जांच होनी चाहिए, अक्षय कुमार के फंड की जांच होनी चाहिए, इलेक्टोरल बॉन्ड की, तो ईडी के अधिकारियों के, सीबीआई के अधिकारियों के हाथ पैर कांप जा रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है। जी किस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, अरुण जी का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले जपेंद्र जी से जवाब भी लेते हैं इस बात का। ठीक है आशीष जी, जपेंद्र जी, क्योंकि ये ऐसे मुद्दे रहे इस बार चुनावी प्रचार प्रसार में भी बहुत जोर शोर से उठाए गए, और आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि भाई ऐसा कौन सा पाउडर है, वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल कर रही है भारतीय जनता पार्टी, कि ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है भारतीय जनता पार्टी के पास कि सारे बिल्कुल बेदाग हो जाते हैं। और ये मुद्दा बखूबी विपक्ष उठा रहा है, बार बार उठा रहा है। 60 साल बनाम फिर 60 साल पे घुस गए। अरे इनके पास अगर जवाब नहीं है तो इनको बंद कर दीजिए, क्या के लिए बिठा रखा है। ये इस तरह की बात करते हैं कि 60 साल में घुसेंगे। जो सवाल एंकर महोदय ने पूछा है उसका जवाब दीजिए, जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दीजिए। ये आपका भाषण सुनने के लिए नहीं बैठे हम यहाँ पे, ये कोई रैली नहीं है, आपकी नुक्कड़ सभा नहीं है भाषण, ये आपकी रैली नहीं है, ये नुक्कड़ सभा नहीं है जो भाषण देंगे आप। अरे बकवास बंद कीजिए, क्या बकवास खाने बैठ जाते 60 साल 60 साल। अरे आप 10 साल का हिसाब ठीक है आशीष जी, एक मिनट आशीष जी, कूल डाउन। जपेंद्र जी, जो सवाल आपसे किया गया आप उसका जवाब दीजिए। कांग्रेस के का 60 साल का क्या कुछ कार्यकाल रहा, ये सवाल नहीं था। जो सवाल आपसे किया आप उसका जवाब दे दीजिए जपेंद्र जी। शांत रहिए, सवाल का जवाब है तो दीजिए, नहीं तो चले जाइए उठकर। फिर शुरू हो गए, ये तो हकीकत है इन कांग्रेसियों की। इसी तरह से आपको कुछ मालूम भी है या नहीं है, या ऐसे ही मुंह धोकर चले आए बस? अरे ऐसे ही उठकर मुंह धोकर चले आए क्या? कुछ मालूम है भी या नहीं है? सवाल क्या पूछ रहे हैं, जवाब क्या दे रहे हैं? अरे आपका मैनिफेस्टो ठीक है आशीष जी आपकी बात पूरी हो गई, 1 मिनट जवाब लेने दीजिए, इसके बाद अरुण जी का रुख करेंगे। आपका ये आपका भाषण सुनाने का मंच नहीं है यहाँ पे, आपका भाषण नहीं सुना गया बैठकर। आप बताइए कि आपने क्या काम किया है। अरे काम बताइए अपने, काम बताइए अपने। हाँ काम बताइए, फालतू बात मत कीजिएगा बिल्कुल भी। नहीं कोई फालतू बात नहीं, काम बताइए पहले क्या। ठीक है जपेंद्र जी से जवाब लेने दीजिए। व्यक्तिगत बात थोड़ी कर आशीष जी आप बोल चुके हैं, बात सुनने दीजिए आशीष जी। आपके घर में जो आपकी बात, ठीक है जपेंद्र जी से बात कीजिए पहले। जपेंद्र जी आपका नौकर नहीं हम, जपेंद्र जी तमीज से बात करो पहले, मर्यादित भाषा का प्रयोग करिए प्लीज आशीष जी। लोगों को, अंकिता भंडारी के हत्यारों को अपनी जेब में रखने वालों, तमीज से बात करो, उन्हें तमीज सिखा दी जाएगी। ठीक है बात कीजिए। अरे अपनी फिलहाल तो मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को तमीज में, क्योंकि ये डिबेट में है तो थोड़ा सा इसकी मर्यादा को ध्यान में रखकर बातचीत करनी चाहिए। जपेंद्र जी अपनी बात को पूरा करिए, अरुण शर्मा जी का रुख करते हैं। इनकी वजह से जनता ने आपको अपने दिलो दिमाग से बिल्कुल उतार दिया, यह सच्चाई है इस देश की। अरे तमीज सीख लो, अगर नहीं मालूम है मैनिफेस्टो में क्या है तो याद करके आना, कल को याद करके आना, फिर आपको जरा चुप करो, कल याद करके आना तब बोलना, पहले कल याद करके आइए तब बोलना। जा रहे हैं, चलिए अरुण शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। अरुण शर्मा जी क्या लगता है, गठबंधन एक बड़ा चैलेंज होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए?
और जो संकल्प पत्र में जो बातें, जो दावे किए गए हैं, उस पर पर्याप्त काम किया जाएगा आने वाले समय में? 30 सेकंड की माफी चाहेंगे। कांग्रेस के जमाने में स्विस बैंक में पैसे जमा होते थे। अरे कांग्रेस का जमाना छोड़िए, अपने जमाने में आइए जरा। तब तो आपको नारा बांधना भी नहीं आता था। आपको तो अपने हाथ से चम्मच से खाना खिलाना पड़ता था आपको। तब की बात कर रहे हैं आप, आज की बात कीजिए जब आप सरकार में आए हैं। ठीक है आशीष जी, ठीक है आशीष जी, जपेन जी वापस लौटते हैं, तब आप जवाब दीजिएगा। ऐसे डिबेट का भी समय जाया हो रहा है। एक बार अरुण शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। अरुण शर्मा जी, बीजेपी ने 10 वर्षों में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए या जो गारंटी की, उसे जमीन पर क्या उस पर पर्याप्त तरीके से काम किया गया? सोनी जी, पहले तो ये डिबेट का जो स्तर है ये बहुत गिर गया है। बिल्कुल। और कम से कम पॉलिटिकल पार्टी से ये कहना चाहिए कि वो ऐसे प्रवक्ताओं को भेजे जो शालीनता से मुद्दों पर बात कोई नहीं करना चाहता है अरुण जी, मुद्दों पर बात कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं करना चाहती है। विपक्ष को इस बात से ऐतराज है कि उसके जो पन्ने दबे हुए हैं उस पर क्यों बात की जा रही है, 60 साल का जो कार्यकाल रहा उसमें क्या काम किया उस पर क्यों बात की जा रही है, इस बात से ऐतराज है विपक्ष को। पक्ष से अगर कोई सवाल किया जाए तो उसका जवाब देना उचित नहीं समझते हैं। यह स्तर है डिबेट का। अरुण शर्मा जी, क्यों नहीं उचित समझे? हमने तो बताया ना, पहले स्विस बैंकों में पैसे जमा होते थे, अब जो चंदे का हिसाब जो है देश की जनता के सामने। ठीक है जपेन जी आते हैं, इसके बाद आप बात को पूरा करिएगा। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, अपने कार्यकाल और लेखा जोखा को किस तरीके से अब जनता के बीच लेकर जाएगी, उस पर भी हम आपसे सवाल करेंगे। अरुण शर्मा जी, अपनी बात को पूरा कर लीजिए, आपसे सवाल था। हाँ सोनी जी, देखिए हर चुनाव में हर पॉलिटिकल पार्टी, अब वो कोई संकल्प पत्र के नाम से आ जाए या कोई मैनिफेस्टो के नाम से आ जाए, वो नाम का फर्क हो सकता है। बिल्कुल। बात एक ही है कि हर चुनाव में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे लोकसभा के हो या विधानसभा के हो, वो अगले 5 साल का एजेंडा जनता के सामने रखती है। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल का एजेंडा रख दिया, कांग्रेस ने भी 5 साल का एजेंडा रख दिया। अब जनता को फैसला करना है उसको किसका एजेंडा पसंद आता है। बिल्कुल। पिछले अगर हम 14 और 19 की बात करें तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने काफी हद तक चीजों को जो जनता से वायदे किए थे वो पूरे किए। और निश्चित तौर पर इसमें कोई छिपाने की या शर्माने की बात नहीं है। निश्चित तौर पर नहीं, एक मिनट मुझे आपत्ति है सर इस पे। आप बताइए स्मार्ट सिटी कहाँ गए, 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए? आप सवाल जवाब नहीं करेंगे ना, आप बीजेपी की तरफ से बोलने लगेंगे। मुझे बताइए, प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, आप एक स्मार्ट सिटी का नाम बताइए। 2 करोड़ रोजगार की बात की, अभी तक आशीष जी एक मिनट। आशीष जी, आपका रुख करेंगे तो आप अपनी बात को रखिएगा। अरुण शर्मा जी की बात तो पूरी होने दीजिए, सुन लीजिए पहले। आशीष जी, भ्रष्टाचारियों को भाजपा में भेजने का काम किया। आप बहस को डिबेट इसलिए खराब करते हैं, आप कहते हैं कि आशीष जी, जपेन जी एक मिनट, जपेन जी एक मिनट। आशीष जी, आप विनम्रता के साथ मेरी बात सुन लीजिए। आशीष जी, घोषणा पत्र में जो विपक्ष ने वादे किए उसको लेकर आगे की रणनीति पर विचार करिए और किस रणनीति के साथ आप एक रोड मैप तैयार करेंगे और जनता की कसौटी पर खरे उतरेंगे, उसको लेकर हम जरूर आपसे सवाल पूछेंगे और आप बताइएगा। अरुण शर्मा जी की बात पूरी होने दीजिए। सोनी जी, अगर डिबेट का ये स्तर है तो मत बुलाया कीजिए हम लोगों को, क्योंकि नहीं, मैं आपको बीजेपी के जूते उठाने का मंच नहीं दूंगा। सरकारी जूते सीधे करने के लिए नहीं बैठे आप यहाँ पर। आशीष जी, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे ना। ये सही आशीष जी, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे। जो भाजपा की एजेंटगिरी कर रहे हैं ना, इसके सवाल उठ रहे हैं। आशीष जी, कांग्रेस ने जो किया होगा कांग्रेस के लिए भी अरुण जी बोलेंगे ना। चलिए अरुण जी, अपनी बात को पूरा करिए। ये तरीका गलत है। अरुण जी, अपनी बात को पूरा करिए। नहीं कर रहा हूँ बात, नमस्कार। और ना मैं कल से डिबेट में आऊंगा, ये बदतमीजी मैं सहन नहीं करूंगा। नमस्कार। अरुण जी बात तो पूरी करिए। चलिए, ये ससम्मान सभी जो गेस्ट हैं फिलहाल उनको आमंत्रित किया जाता है, वो अपनी स्वेच्छा से डिबेट का हिस्सा बन सकते हैं, उनकी अपनी इच्छा है। और फिलहाल
लगातार इस अनुरोध के साथ हम बार बार जो गेस्ट बैठते हैं डिबेट में उनसे इस बात का जिक्र करते हैं कि मर्यादित रहें, मर्यादा पूर्ण लहजे में अपनी बात को रखें तो बेहतर रहेगा। थपलियाल जी, 10 वर्षों का कार्यकाल, क्या लगता है जो वादे किए गए, चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूर्व में जब कांग्रेस की सत्ता रही, क्योंकि आशीष जी को इस बात से ऐतराज है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बोला जा रहा है जो कार्य किए गए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के ही लिए क्या कुछ काम किया गया? जब कांग्रेस को जनता ने क्यों नकारा, और प्रेजेंट टाइम में अगर अभी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है या जो संकल्प पत्र सामने आया है, क्या लगता है उसको जमीन पर बखूबी उतारा जाएगा? उसको लेकर एक ठोस रणनीति होगी दोनों ही पार्टियों की? देखिए, मैं पहले भी बोला 10 सालों में आप पूरे देश ने देखा, इनका फ्रंट वाला जो मुद्दा थे वो जमीन में नहीं उतार पाए वो लोग। जैसे साहब 2022 तक सबके पास घर होंगे साहब, आप किसानों का ही मुद्दा देख लीजिए, आज दिन तक एमएसपी इन्होंने नहीं दी है, जबकि मतलब एमएसपी टोटली जिसको इन्होंने भारत रत्न दिया, उन्होंने ही स्वामीनाथन ने रिपोर्ट दी थी कि एमएसपी होनी चाहिए। और तो हम जो लोग बुद्धिजीवी हैं, आज जो इनके जो वो आए हैं घोषणा पत्र भी, घोषणा पत्र को जनता न पढ़ पाती है न समझ पाती है। जनता, हम लोग जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो जनता के बीच में कैटलाइट का काम करते हैं, हम लोग समझते हैं कि कहाँ और क्या हो रहा है। वो लोग नहीं समझ पा रहे। उनको राम मंदिर बहुत अच्छा लगा, भारतीय जनता पार्टी ने इतने दिनों में राम मंदिर बना दिया। उनको बहुत अच्छा लगा कि 370 हटा दी है। उनको बहुत अच्छा लगा कि 3 तलाक कानून ये लेके आए यहाँ पे। लेकिन जनता का जो आर्थिक है वहां पे नहीं समझ पा रही है कि जहां 80 करोड़ लोग 5 किलो खाना राशन पे आ गए, तो आप ये देखिए कि देश खुली अर्थव्यवस्था में पूरी पूंजीवादियों के देश हो चुका है, जहां की पूरे देश के संसाधन एक पूंजीपति के हाथ में सौंपे जा रहे हैं। ये चिंता का विषय है हमारा। और अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि स्विस बैंक में, मैं दावे के साथ कहता हूं, ऑथेंटिक कहता हूं कि अगर स्विस बैंक में आज के दिन में कांग्रेस के टाइम से डबल ना हो गया हो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। चलिए, ठीक है। जपेन जी से फाइनल कमेंट। जपेन जी, अभी थपलियाल जी ने एमएसपी की बात करी, तो जो एमएसपी पूर्व में जारी की गई थी उन्हें बंद तो किया नहीं गया है। हाँ, कुछ और डिमांड्स थी, उनमें से कुछ पूरी हुई, कुछ पूरी होनी बाकी है। लेकिन एमएसपी के ऊपर पुरानी जो व्यवस्था लागू थी, उस व्यवस्था को तो कभी भी सरकार ने भंग नहीं किया, ना पहले भंग किया ना कभी अभी भंग किया। तो ये जो उसके ऊपर जो एक थोड़ा सा कंफ्यूजन या थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो हमें सबको ऑन स्क्रीन बोलने से पहले ये देख लेना चाहिए कि हम लोगों को लाखों लोग सुनते हैं, देखते हैं, और वो देख लेना चाहिए। दूसरी बात, थपलियाल जी ने कहा कि स्विस बैंक पहले के मुकाबले अब वो भर चुका। थपलियाल जी, पहले के आंकड़े तो आपके पास भी होंगे और हमारे पास भी हैं। अगर नए आंकड़े अगर कुछ लोग आप उपलब्ध करवा वक्त आ गया है उन्हीं आंकड़ों का, उन्हीं मुद्दों के आधार पर अब जनता एक बार फिर से वोट देने जा रही है। यानी कि 19 अप्रैल को मतदान होना है और 4 जून को जो स्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी, तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी कि जनता का जो साथ है वो किस ओर है, जनता का विश्वास किस ओर है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय इजाजत नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। घोषणा पत्र को लेकर लगातार आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी शुरू है और इसी कड़ी में अब भारतीय जनता पार्टी भी अपनी उन उपलब्धियों को जनता के बीच रख रही है, लेखा जोखा रख रही है, और दूसरी तरफ विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में इतना है। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।